नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तरह हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी 15वीं क्लास है। दोस्तों इससे पहले हम लोग सामान्य हिंदी की 15 क्लास कर चुके हैं और सामान्य ज्ञान के दोस्तों 14 क्लास की कर चुके हैं और ग्राम समाज एवं विकास के 14 क्लास से कर चुके हैं। उन दोस्तों इन तीनों की अलग अलग प्ले लिस्ट बन चुकी है, आप चैनल में जा करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कथक के प्रतिपादक नहीं है? तो कथक के प्रतिपादक नहीं है आपके किशन महाराज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किशन महाराज कथक के प्रतिपादक नहीं है। पंडित किशन महाराज जो कि दोस्तों एक भारतीय तबला वादक थे और वह बनारस घराने से संबंध रखते थे और कथक भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। दोस्तों कथा शब्द का अर्थ दोस्तों कहानी, और इसकी उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान उत्तरी भारत में हुई थी। और संगीत नाटक अकादमी भारत के दोस्तों 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। कौन कौन से दोस्तों हैं तो वो देख लीजिए आप। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है सभी आपके। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया नृत्य, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। जिनमें दोस्तों आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे आपका भरतनाट्यम, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु में है। और कुचिपुड़ी और कथकली ये आपका आंध्र प्रदेश में। और मणिपुरी दोस्त जानते हैं मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है। और ओडिसी दोस्तों उड़ीसा का है। और कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों सभी आप। और सत्रिया दोस्तों आपका सत्रिया नृत्य ये आपका असम में है। असम का नृत्य है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें प्रसिद्ध कथक के प्रतिपादक जो कि को कथक के प्रतिपादक थे। तो कौन कौन से प्रतिपादक दोस्तों? शंभू महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी और बिरजू महाराज, तथा बैजनाथ प्रसाद यानी जिनको लच्छू महाराज बोलते हैं हम लोग, और सुंदर प्रसाद, मोहन राव, कल्याणपुरकर तथा बिरजू महाराज। दोस्तों ये एक ही दो बार लिख दिया मैंने इसको। तो दमयंती जोशी। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के जनक के रूप में दोस्तों जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत का संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर, इसको दोस्तों 11 कर दे और 1949 यानी 49 कर दूँ मैं इसको। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गान दोस्तों बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी घोषित दोस्तों करने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों हर साल आपका संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों बात करेंगे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को, तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। और सरोजनी नायडू को दोस्तों भारत के कोकिला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आपका कोकिला के रूप में आपको लता मंगेशकर भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना होगा सभी को कि आपने ऑप्शन क्या लिखा है। तो सरोजनी नायडू होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों इसी के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़्यादा हो सके दूसरों को भी कराइए। दोस्तों इसमें फ्री क्लास है, आपसे किसी भी चीज़ का आपका पैसा नहीं लिया जाएगा, आगे भी जल्दी नहीं लिया जाएगा कभी भी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंचने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय संविधान यानी मौलिक अधिकार की बात करेंगे दोस्तों, तो मौलिक अधिकार दोस्तों भाग 3 में आता है। याद रखिए दोस्तों, भाग 3 में, सीधा मैंने इसको रोमन में लिख दिया, भाग 3 में। और दोस्तों 12 से 35 के बीच अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हीं में आपका सभी का आ जाएगा मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। और दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था, वो मौलिक अधिनियम 1978 की सूची से हटा दिया गया। आपसे पूछ सकता है पेपर में कि कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, तो दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार। और वो कौन सा है? अधिनियम 1978 में की सूची में हटा दिया गया। और दोस्तों 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग
भाग 12 में अधिनियम 301 के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। दोस्तों अनुच्छेद 19 की बात करेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 19 दोस्तों आपका हो जाएगा, ये सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। कौन कौन सा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार, और दूसरा दोस्तों शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार, और संघों या यूनियनों या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार, तथा पूरे भारत प्रदेश भर में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार, और भारत प्रदेश के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार, तथा किसी पेशे को अभ्यास करने या किसी व्यवसाय व्यापार या व्यवसाय को करने का अधिकार। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 19 देता है। तो आप अपने अधिकारों को जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपसे कोई भी ऐसे आपको हटा नहीं सकता कहीं से भी। और संविधान के अनुच्छेद 19 एक के तहत इंटरनेट के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे दोस्तों वर्ष 2020 में एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। अब बात करें दोस्तों अनुच्छेद 20 की, तो अनुच्छेद 20 में दोस्तों आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, तथा अनुच्छेद 21 में आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा, तथा अनुच्छेद 22 आपका गिरफ्तार किए गए कोई भी व्यक्ति इस तरह की गिरफ्तारी के जमीन की जानकारी के बिना हिरासत में नहीं लिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है, सभी दोस्तों याद रखिएगा। और दोस्तों मौलिक अधिकारों को संविधान की आधारशिला कहा जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि संविधान की आधारशिला किसको कहा जाता है, तो आपको मौलिक अधिकार लगा देगा, मौलिक कर्तव्य बता देगा, मतलब ऐसे ही आपको ऑप्शन में लगा देगा, तो आपको मौलिक अधिकार बताना है, आपको ऑप्शन चुनना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए दोस्तों विजेता है दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों बांग्लादेश के पिता बंग बंधु के रूप में जाना जाता है। इन्हें बांग्लादेश के पिता बंग बंधु के रूप में जाना जाता है। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। और 2020 में उनकी दोस्तों जन्म शताब्दी मनाई गई, और उन्हें अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार, ये पुरस्कार कब से शुरुआत हुई आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था, और ये व्यक्तियों, संघों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में नहीं बहती है? तो दोस्तों इसमें ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब आसान प्रश्न है दोस्तों। गंगा नदी तो आप जानते ही उत्तर प्रदेश में बहती है। गोमती नदी दोस्तों लखनऊ में बहती है। यमुना नदी दोस्तों आगरा, दिल्ली, मतलब आगरा के तट पे बैठती है। और नहीं हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है। दोस्तों यूपी की मुख्य नदी दोस्तों गंगा, यमुना, गोमती और घाघरा। और यूपी में गंगा नदी की दोस्तों लंबाई 900 किलोमीटर, और यह कानपुर, वाराणसी और इलाहाबाद जैसे कई प्रमुख शहरों से होकर गुजरती है। और यमुना की बात करें तो यमुना गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और ये यूपी के आगरा, मथुरा और इलाहाबाद जिले से होकर बहती है। और गोमती नदी मैंने बताई आपको उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और लखनऊ शहर से होकर बहती है। और गोमती नदी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नहर है। आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नहर कौन सी, तो आपकी गोमती नहर। और लूनी नदी की बात करें तो दोस्तों लूनी नदी आपकी ये राजस्थान में बहती है, याद रखिएगा, राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट छठा प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है। और मैं इसमें सबके राष्ट्रपति में, मतलब जो जो राष्ट्रपति के तहत होता है अनुच्छेद जिसमें जिसमें आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ वर्णन किया। नीचे मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 61 यानी आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 का कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। हालांकि संविधान वाक्यांश दोस्तों संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं करता है। और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की बात करेंगे तो दोस्तों ये महाभियोग के आरोपों को संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में, इस प्रकार 1/4 द्वारा लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने होते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कितने लोगों द्वारा
महाभियोग लगाने की मतलब प्रक्रिया शुरू होती है दोस्तों 1/4, याद रखिएगा 1/4 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। आपसे कितने पूछ सकता कितने दिन के लिए दोस्तों? 14 दिन के लिए। और इस प्रस्ताव को पहले सदन मतलब पहल सदन में द्वारा कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। यानी 1/4 आपको 1/4 आपका लोगों द्वारा हस्ताक्षर करने पड़ेंगे आपको पहले महाभियोग के आरोपों को संसद के किसी सदन में शुरू करने के लिए। और दोस्तों मतलब हटाने के लिए प्रक्रिया दोस्तों आपको उसमें 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए और फिर उसे आरोपियों की जांच के लिए दूसरे सदन में भेजा जाता है और राष्ट्रपति को इस जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। और दोस्तों यदि अन्य सदन कुल सदस्यता के 2/3 द्वारा प्रस्ताव पारित करता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं। और दोस्तों वर्तमान में कोई शुल्क नहीं दिया गया है इसमें आपको। इसमें दोस्तों अब अनुच्छेद 52 की बात करेंगे दोस्तों ने। अब सबका मैं अलग अलग तो नहीं बता सकता लेकिन मैं आपको पूरा पूरा बताऊंगा। कौन नहीं दिया लगता मैंने दोस्तों? इसमें मैंने नहीं बताया, इसके नीचे बताया है जो एक मतलब एक राष्ट्रपति से और प्रश्न पूछा उसमें मैंने बताया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 की अगर आपको सुनना है तो मैं आपको बता सकता हूँ। तो अनुच्छेद 52 दोस्तों भारतीय राष्ट्रपति भारतीय राज्य का प्रमुख होता है और देश का पहला नागरिक होता है। इसमें आपका भारत का पहले नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 74 आपका बताता है दोस्तों इसमें राष्ट्रपति की सहायता करने और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्रियों के साथ मंत्रियों के मंत्रिपरिषद होनी चाहिए जो अपने कार्यों के अभ्यास में इस तरह के सलाह के अनुसार कार्य करें। आपसे पूछ सकता है किसकी तरह? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 के। और अनुच्छेद 55 की बात करेंगे दोस्तों तो ये दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार होगा। ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों 7वां प्रश्न है यानी इसको दोस्तों NAFED का एक सहकारी संगठन है। सरल भाषा में सुनिए दोस्तों। तो NAFED दोस्तों का एक सहकारी संगठन हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्तर दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों सहकारी संगठन है ये राष्ट्रीय स्तर का। और दोस्तों भारत सरकार के तहत एक सर्वोच्च संगठन दोस्तों भारत में कृषि उपज के लिए विपणन सहकारी समितियों से संबंधित है। इसमें 2 अक्टूबर 1958 को स्थापित किया गया था ये दोस्तों नेफाड का। दोस्तों इसका पूर्ण रूप हो जाएगा नेफेड का भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। आपसे पूछ सकता है इसका पूर्ण रूप क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन। और दोस्तों इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव है आपका अमीबा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमीबा दोस्तों एक कोशिकीय जीव है। और दोस्तों सभी जीवित जीव कोशिकाओं नामक या एक से अधिक इकाई से बने होते हैं और केवल एक कोशिकीय वाले जीवों को ही एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। और अमीबा एक कोशिकीय जीव का एक उदाहरण है। और एक कोशिकीय जीव के अन्य उदाहरण आपको याद रखने कौन कौन से? जैसे अमीबा है, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से तो हो जाएंगे पूरा क्लामीडोमानस तथा पैरामीशियम और जीवाणु नोस्टाक तथा खमीर। ये दोस्तों आपके एक कोशिकीय जीव के उदाहरण हो जाएंगे। और बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण आपको सुनने हैं तो दोस्तों पौधे, जानवर, कवक, जैसे जानवर में आपके हाथी, केचुआ, बंदर सभी आ जाएंगे। और कवक, शैवाल ये आपके इसमें आ जाएंगे। और प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव दोस्तों एकल कोशिका से आया है और सभी कोशिका पहले से ही मौजूद कोशिकाओं से आती हैं। नेक्स्ट 9वां प्रश्न खैबर दर्रा कहाँ है? तो दोस्तों खैबर दर्रा ये दोस्तों आपका है पाकिस्तान में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा पड़ोसी देश उसमें पाकिस्तान है दोस्तों खैबर दर्रा। और खैबर दर्रा एक पहाड़ी दर्रा जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा के पास लैंडी कोटल के शहर को स्पिन घर के पहाड़ों से गुजरते हुए पेशावर की घाटी से जोड़ता है। इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, खाली अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के पास बोलिए। अगर आपसे पूछेगा ही कि खैबर दर्रा किसके बीच में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा के बीच। और खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है, बस ऐसा रख लिया, काबुल को पेशावर से जोड़ता है। पास में बोला, मैंने ये नहीं कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा मतलब अलग करता है, ऐसा कुछ नहीं है, पास में है। और खैबर दर्रा काबुल को पेशावर से जोड़ता है। और अन्य दोस्तों आपके जैसे कुछ है दर्रे आपके
जैसे मिंताका दर्रा, ये आपका दोस्तों कश्मीर और चीन को दोस्तों इसमें संधिया बताता है। और बारालाचाला ये दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। तथा बनिहाल दर्रा ये दोस्तों आपका कश्मीर और चीन को जोड़ता है। तथा सिपकीला दोस्तों ये आपका हिमाचल प्रदेश और तिब्बत से जोड़ता है। और अगिल दर्रा ये आपका लद्दाख क्षेत्र और जिंजियांग को जोड़ता है। और चांगला दोस्तों ये आपका लद्दाख और तिब्बत से मिलता है। और ललकला दोस्तों ये आपका भारत और चीन को मिलता है। सभी इंपॉर्टेंट दोस्तों। 10वां प्रश्न, भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री कौन थे? तो दोस्तों भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री दोस्तों आपको मैंने बताया था, भारत ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाए, BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आपके दोस्तों एक प्रश्न मैंने इसमें वो बताया था अभी आपको कि भारतीय संविधान के जनक किसको कहा जाता है, तो वो भी दोस्तों इनका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रश्न में दोनों प्रश्न बन जाएंगे, फिर कानून मंत्री भी आपके आ जाएंगे, न्याय मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये दोस्तों भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे, और जिन्होंने 1947 से 1951 तक कार्यालय का संचालन किया। वह दोस्तों मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तथा भारत के संविधान को पूरा होने में दोस्तों पूछ सकता है कि भारत के संविधान को पूरा होने में कितने मतलब वक्त लगा, तो दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज। याद रखिएगा, आप तो उसको कन्फ्यूजन के लिए आपको मतलब घुमा देगा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने दोस्तों राजनीतिक समूह समता सैनिक दल का भी गठन किया था। आपसे पूछ सकता है समता सैनिक का गठन किसने किया, तो दोस्तों राजनीतिक समूह समता सैनिक का गठन BR अम्बेडकर जी ने किया था। और इन्होंने वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध एंड हिज धम्मा लिखी थी। बुद्ध एंड हिज धम्मा इन्हीं की पुस्तक थी। और इन्हें दोस्तों 1990 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और भारत में वर्तमान में दोस्तों रहेंगे इसमें दोस्तों आपके और भी जैसे आपके जैसे कौन कौन से हैं, तो जैसे व्यक्ति प्रसिद्ध कार्यकाल जैसे चारू चंद्र विश्वास, ये आपके प्रसिद्ध दूसरे नियम और भारत के न्याय मंत्री थे। और इनका कार्यकाल था दोस्तों 1952 से 1957। और RK सन्मुख चेट्टी ये दोस्तों भारत के वित्त के पहले मंत्री थे 1947 से 1949 तक। और बलदेव सिंह दोस्तों रक्षा मंत्री थे भारत के पहले 1947 से 1952 तक। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, भारतीय स्थानीय सरकार विषय किस में उल्लिखित है? तो स्थानीय सरकार दोस्तों उल्लिखित है आपका राज्य सूची में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सूची दोस्तों स्थानीय सरकार निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा किसी क्षेत्र की एक प्रणाली है, और ये दोस्तों राज्य सूची में उपस्थित है। और इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, अटल इनोवेशन मिशन AIM और किस देश के सीरियस ने एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम थर्ड मतलब लॉन्च किया? तो दोस्तों अटल इनोवेशन मिशन एम और सीरियस रूस ने, ऑप्शन इसका ए इसका सही हो जाएगा। और सीरियस रूस ने भारतीय और रूसी स्कूली बच्चों के लिए एक 14 दिवसीय आभासी कार्यक्रम एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम थर्ड लॉन्च किया। और दोस्तों एम सीरियस कार्यक्रम दोनों देशों के लिए एक तकनीकी समाधान यानी वेब और मोबाइल आधारित विकसित करना चाहता है। और ये पहली भारत रूस द्विपक्षीय युवा नवाचार पहल है। और रूस की बात करें दोस्तों, रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है दोस्तों रूसी रूबल, राष्ट्रपति दोस्तों व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता नापी जाती है दोस्तों आपका सिस्मोग्राफ से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जो जमीनी गति से प्रतिक्रिया करता है, और जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट। सिस्मोग्राफ धीरे धीरे एक टाइम यंत्र और एक अभिलेख यंत्र के साथ एक सिस्मोग्राफ बनाने के लिए सही होता है। ज़्यादा आपको इसके अंदर डीपली जाने की जरूरत नहीं है। तो भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा नापी जाती है? सिस्मोग्राफ के द्वारा। दोस्तों आपका बैरोमीटर की बात करें दोस्तों, इसमें देखो मैंने लिख दिया आपका बैरोमीटर दोस्तों वायुमंडलीय दबाव मापता है। तथा हाइड्रोमीटर आपका विशिष्ट गुरुत्व मापता है। तथा पॉलीग्राफ आपका रक्तचाप, किसी की श्वास में परिवर्तन और हथेलियों पर पसीना ये नापता है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर की गई लखनऊ संधि किस वर्ष में हुई? तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर की गई लखनऊ संधि दोस्तों 1916
1916 में हुई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंबिका चरण मजूमदार और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, दोस्तों लखनऊ का कांग्रेस का दोस्तों 31वां सत्र था, लखनऊ सत्र 1916 में जो हुआ, उसमें लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी अंबिका चरण मजूमदार ने। और जिन्ना ने जो उस समय दोनों पार्टियां के सदस्य थे ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान उपकरण प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी के रूप में जाना दोस्तों आपका यही हो जाएगा, आपका क्रेडिट कार्ड। देखा होगा आपने प्लास्टिक में, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड शामिल होते हैं। दोस्तों कार्ड का उपयोग 3 प्राथमिक उद्देश्यों के लिए जैसा एटीएम से पैसे निकालना, ऑनलाइन भुगतान करने और व्यापारियों और दुकानों, रेस्तरां, ईंधन पंप आदि जैसे पीओएस टर्मिनलों पर खरीद या भुगतान के लिए स्वाइप करने के लिए होते हैं आपके प्लास्टिक कार्ड। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो नो डाउट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन दोस्तों इसमें 65% होती है। और बायोगैस उत्पादन के जिम्मेदार बैक्टीरिया दोस्तों होती है कीटाणु प्रजाति, और यह एक स्वच्छ और कुशल ईंधन है। इसका मिश्रण है दोस्तों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, इसमें आपका मिश्रण हो जाता है। और बायोगैस का निर्माण दोस्तों अवायवीय स्थितियों के तहत किया जाता है। और बायोगैस के लिए दोस्तों कच्चा माल दोस्तों पशुओं का डंक, पौधे का कचरा, मानव अर्क और घरेलू कचरा। इसमें दोस्तों मीथेन की बात करें दोस्तों, इसका वो हो जाएगा रासायनिक नाम हो जाएगा CH4 होता है इसका रासायनिक सूत्र CH4। तथा एथिन दोस्तों बात करें, ये एथिन की बात करें तो एथिन दोस्तों C2H4 होता है, ये एक पौधा हार्मोन है। और प्रोपेन की बात करें दोस्तों, प्रोपेन आपका C3H8 होता है इसका रासायनिक सूत्र। और अमोनिया का दोस्तों NH3 होता है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जा सकती है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल की जाती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था अभी, देखा आपको लोकसभा किसी भी सदन में, आपका संसद का सदन में, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से कोई भी हो। और दोस्तों ये आपका संविधान के अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान है आपका। दोस्तों कौन कौन सी चीज़ें मैंने आपको बताया था पहले, तो ये देख लिया आप। अनुच्छेद 52 में आपका भारत के राष्ट्रपति बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में आपका राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ होती है। इसमें 54 में राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, 55 में आपका चुनाव का मैनर है, तथा 56 में अवधि है, 57 में पात्रता है, 58 में योग्यता है, 59 में राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें हैं, 60वें में आपका अनुच्छेद 60 में आपका राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि है, 61 में आपका राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है, 62 में आपका राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक पद भरने के लिए है, तथा निर्वाचित पद या व्यक्ति का पद है आपका। अनुच्छेद 70 में आपका अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन है। 71 में आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या संबंधित मामले हैं। 72 में आपका राष्ट्रपति द्वारा क्षमा याचना और आदि और कुछ मामलों में वाक्यों को निलंबित, प्रेषण या हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। 74 में आपका राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। 75 में आपका मंत्रियों को अन्य प्रावधान है। 87 में आपका राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन है। और 123 में दोस्तों अध्यादेश के लिए है। दोस्तों सभी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी आपके, एक तरह से मैंने आपको बता दी है, धीरे धीरे करके आप देखते रहेंगे। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा सही से। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, किस भारतीय शहर में 67वें फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई 22 मार्च 2021 को, याद रखिएगा 22 मार्च, इतना रखिएगा 22 मार्च 2021 को। डेट पूछने लगता है दोस्तों प्रश्न में आपका। और दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई थी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1954 में, याद रखिएगा 1954 में। और दोस्तों पुरस्कार 3 वर्गों में दिए जाते हैं, फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए। और नेशनल पुरस्कार का उद्देश्य तो सभी भाषाओं में अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहित करना है, कोई भी फिल्म हो किसी भी उसमें मतलब। और दोस्तों अब इसकी बात करेंगे कौन कौन सी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करेंगे। इसमें कंगना रनौत हैं, उनको किस पिक्चर के लिए दिया गया? तो मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया। तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोस्तों मिला है मनोज बाजपेयी और धनुष। इनको दोस्तों इनकी पिक्चर मनोज बाजपेयी को दोस्तों भोसले और असुरन के लिए क्रमशः मिले हैं दोस्तों इनके। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए विजय सेतुपति
सुपर डीलक्स के लिए इनको मिला है। तथा सबसे अच्छी सह नायिका दोस्तों इसमें पल्लवी जोशी ताशकंद फाइल के लिए इनको मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन में दोस्तों मिला है 72 हुर्रे, ये दोस्तों हिंदी फिल्म के लिए मिला। और बेस्ट फीचर फिल्म दोस्तों मरकर अरबिक दिन लेते सिम्हम, ये दोस्तों मलयालम फिल्म है दोस्तों। इसमें सभी के लिए इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, रागनी ढोला स्वयं उत्तर प्रदेश के एक लोकगीत हैं, तो किस क्षेत्र के लोकगीत हैं? तो रागनी ढोला स्वयं दोस्तों उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र के लोकगीत हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लावड़ी बहरात बिल उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख लोकगीत है। और दोस्तों अन्य लोकगीत आप कैसे उत्तर प्रदेश के, तो कहारवा, ये दोस्तों विवाह के समय कहार जाति द्वारा गाया जाता है। बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए सोहर लगाया जाता है। कजरी का सावन दोस्तों मानसून के महीने में, दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से पढ़िएगा। कहारवा ये विवाह के समय कहार जाति द्वारा गाया जाता है। बच्चे के जन्म का जश्न मनाने के लिए सोहर गाया जाता है। कजरी को सावन यानी मानसून के महीने में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। और कजरी की गायन शैली बनारस घराने से निकटता से जुड़ी। ये दोस्तों आपका RO में प्रश्न आया था, ये आपका 4 में से क्रम था, लेकिन इसमें क्रमानुसार पूछा गया था कि किसमें कौन सा होगा। तो ये दोस्तों आपका RO UPPCS में आ चुका है पेपर में, अभी हाल ही में हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग समझौते MOC को मंजूरी दी है? तो दोस्तों मार्च 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान देश के बीच हस्ताक्षरित सहयोग समझौते MOC को मंजूरी दी है। दोस्तों इसमें जल संसाधन विभाग, जल शक्ति और जल आपदा प्रबंधन ब्यूरो का जल विकास और गंगा कायाकल्प, भूमि मंत्रालय और अवसंरचना परिवहन और जापान के पर्यटन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बात करें जापान की राजधानी टोक्यो है। मुद्रा जापानी येन, प्रधानमंत्री योशिहिदो सुगा तथा राष्ट्रीय खेल दोस्तों यहाँ का है सूमो कुश्ती। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था दोस्तों आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। मैं जाना दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी हो गई है। दोस्तों इनका शासनकाल था 1856 से 62 और 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि 1857 के विद्रोह जो दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। दोस्तों इनके कार्यकाल के दौरान भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल के पद पर बने रहने के लिए वायसराय का कार्यालय बनाया था। ज़्यादा इसके अंदर जाने की डीपली जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु है? तो ध्यान से पढ़िएगा बोला क्या गया है इसमें दोस्तों। भारत के मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा दोस्तों आपका केप कोमोरिन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और केप कोमोरिन दोस्तों तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। और केप कोमोरिन को कभी पूर्व का अलेक्जेंड्रिया कहा जाता था। आपसे पूछ सकता है कि पूर्व का अलेक्जेंड्रिया किसे कहा जाता था? दोस्तों केप कोमोरिन को। और दोस्तों बात करेंगे इंदिरा पॉइंट की। इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे दोस्तों तो ये भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भूभाग का पूछेगा तो केप कोमोरिन, और सबसे दक्षिणी बिंदु आ जाएगा आपका भारतीय क्षेत्र का इंदिरा पॉइंट। ये दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और मन्नार की खाड़ी की बात करेंगे दोस्तों ये हिंद महासागर में लेक सिडी और सागर का एक हिस्सा बनाने वाला बड़ा उथला खाड़ी है। और ये श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तथा सर क्रीक की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका कच्छ जिले में भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है और ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दिन दुनिया भर में 23 मार्च को मनाया जाता है? तो दुनिया भर में दोस्तों अंतर मनाया 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व विज्ञान दिवस हर साल दुनिया भर में 23 मार्च को मनाया जाता है। ये दोस्तों इसका विषय है दोस्तों महासागर, हमारी जलवायु और मौसम, ये इसका विषय है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन दोस्तों WMO 23 मार्च 1950 को अस्तित्व में आया था। और तब से 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों इसकी बात करेंगे आप इसमें जिसके मैंने दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। विश्व जल दिवस दोस्तों इसमें 22 मार्च को मनाया जाता है। और 20 मार्च को दोस्तों विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। तथा विश्व कविता दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है।
इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा घर क्या है? तो कोशिका का ऊर्जा घर हो जाएगा दोस्तों आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। सुकेंद्रित कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले 2 झिल्लीबद्ध अंग हैं होते हैं दोस्तों, बस ज़्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम है दोस्तों आपका औसत आय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। जो सुना ही होगा आपने, एवरेज बोलते कितना, मतलब किसी की आय कितना जोड़ेगी तो एवरेज निकाला जाता है। तो किसी दिए गए दोस्तों मतलब शहर, क्षेत्र, दुनिया आदि में प्रति व्यक्ति को दिए गए वर्ष में प्राप्त, एक साल में होता है दोस्तों प्राप्त औसत आय प्रति व्यक्ति आय या औसत आय से निर्धारित होती है। और यह क्षेत्र की कुल आय को उसकी कुल आबादी से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है और कुल जनसंख्या से विभाजित राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।